हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 78th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जो 95 नंबर तक हो भी चुका है। अब हम लोग इसको 96 से डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीवाईक्यू जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार आपका बेस बन जाएगा ना, तो आपको किसी भी तरह से प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ये एम है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो बिल्कुल भी ना रुके, वेदर यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, पर आपका प्रीलिम्स जो है वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है, विच टू वर्ड्स have been incorporated in the preamble by 42nd amendment। ठीक है, प्रिएम्बल में कौन सा 2 शब्द जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, तो विच 2 वर्ड्स, वैसे तो प्रिएम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। ठीक है, तो हम लोग को तो सब देखना होगा कि विच 3 वर्ड्स वेर एडेड और प्रिएम्बल में कब कब अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट कब किया गया था। प्रिएम्बल पहली बात होता क्या है। ठीक है, प्रिएम्बल हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से पूछा गया था, तो थोड़ा सा आज हम लोग पॉलिटी का प्रिएम्बल एकदम अच्छे से डिस्कस ही कर लेते हैं, ताकि प्रिएम्बल से आगे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ज़रूर उसका आंसर पता हो। तो देखिए, प्रस्तावना क्या होता है। सबसे पहले आप शुरू से बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए होंगे, हम भारत के लोग, भारत को अगर हिंदी मीडियम में है तो इससे ही बोला जाता है, ये वाला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए, है ना। इंग्लिश में इस तरह से पढ़े होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हम लोग हमेशा याद करते हैं, यही है प्रिएम्बल। संविधान, हमारा संविधान में जो सबसे फर्स्ट पेज है वही है प्रिएम्बल। ठीक है, प्रस्तावना, समझ गए, यही है प्रस्तावना। इसमें सब चीज़ दिया हुआ है कि हमारा संविधान जो है उसको किसने बनाया। सबसे ऊपर में लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे संविधान की शक्ति जो है वो कहाँ से आती है, लोगों से आती है। संविधान को शक्ति मिलती है, हमारे नेताओं को शक्ति मिलती है किससे, लोगों से, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारा संविधान किसने बनाया वो बता दिया। फिर हमारा संविधान किस डेट को अडॉप्ट किया गया, तो ये डेट यहाँ भी लिखा हुआ है, जैसे 26 नवंबर 1949 है ना, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हमारा संविधान दिवस जो है वो इसी दिन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो संविधान है वो देश के बारे में बताता है कि हमारा देश जो है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, हमारे देश का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो हमारा देश जो है वो सोवरेन है, यानी प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है, कभी कभी इन वर्ड्स का मीनिंग भी पूछता है, तो अभी ऐसे ही आपको बता देती हूँ। उसके पीछे बाद में हमारा नोट्स भी लिखा हुआ है, वो भी आपको बता देंगे, वो उतार लेना। सोवरेन मतलब होता है कि जब कोई भी देश जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो, जब उसके ऊपर किसी का शासन ना हो, उसको किसी से कुछ पूछना ना पड़े कुछ भी करने से पहले, तो उसको बोलते हैं सोवरेन। जैसे इंडिया जो है वो एक सोवरेन कंट्री है, हम लोग अपना जो भी इंटरनल अफेयर है, जो भी एक्सटर्नल अफेयर है, सब खुद से करते हैं, तो वो हो गया सोवरेन। दूसरा, इंडिया का नेचर क्या है, सोशलिस्ट। इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। पहले ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो हमारे संविधान में नहीं था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में इस वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट वर्ड। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, माने समाज को लेके चलने वाला। एक टाइम पे एक ऐसा आइडियोलॉजी आया था, 2 आइडियोलॉजी थे, समाजवादी और पूंजीवादी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो इंडिया ने अपनाया सोशलिस्ट, कि हमारे देश में हम लोग पूरे समाज में इंक्लूसिव तरीके से सभी को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊंच नीच या फिर केवल जो है पूंजीपतियों को ही सभी चीज़ें मिलेंगी, जो गरीब मजदूर है उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। हमारा देश जो है वो समाजवादी है। समाजवादी मीन्स हमारे देश में सभी लोग इक्वल रहेंगे, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है,
उसके बाद सेक्युलर, ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों बोलते हैं। मतलब हमारा देश में जो हमारी सरकार है उसका अपना कोई धर्म जो है वो नहीं होगा, है ना। सरकार का या देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, उसने अपने संविधान में ही लिखा हुआ है कि हम लोग एक मुस्लिम कंट्री हैं। उसी तरह बहुत सारा देश होता है वो अपने संविधान में ही लिख देता है, तो जो लिख देता है वो फिर धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है उसने लिख रखा है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही संविधान में जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद जो अगला नेचर है, अगला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे देश का, वो है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, माने यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शंस होते हैं, जो हेड है ऑफ द स्टेट है उनको चूज़ किया जाता है, सभी नेता वगैरह को चूज़ किया जाता है। मोनार्की नाम की चीज़ नहीं है। रिपब्लिक मतलब कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसको, रिपब्लिक का हिंदी होता है गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र माने हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनको हर 5 वर्ष में चूज़ किया जाता है। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि संविधान में इसी को उल्टा पुल्टा कर देगा। एक बार तो ऐसा था कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और दूसरा ऑप्शन में लिखा था डेमोक्रेटिक, सोवरेन, ठीक है। इस तरह से सोशलिस्ट, मतलब बस इसको अलग उल्टा पुल्टा कर दिया और वही आपका ऑप्शन निकालना था कि कौन सा सही लाइन में लिखा हुआ है, तो वो भी पूछा जाता है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप प्रीएम्बल ज़रूर रट लीजिएगा, पूरा का पूरा प्रीएम्बल। इसके बाद हमारा संविधान जो है उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, वो बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है कि देश में सभी नागरिकों को मिले न्याय, यानी जस्टिस। सभी नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और ये जस्टिस जो होता है ना वो 3 तरह का होता है, या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, और पॉलिटिकल जस्टिस माने राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जैसे पहले अनटचेबिलिटी हुआ करता था, जैसे बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, और जो लोअर कास्ट लोग थे उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनको जो है कुएं का पानी नहीं छूने देते थे, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें भारत में पहले होती थी, ठीक है। जैसे समाज में है तो बेटियों को कोई उत्तराधिकारी का नियम, मतलब वो नहीं दिया जाता, उत्तराधिकारी का जो पैसा है सारे वो बेटे ही आपस में रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे देश में ना हो, हमारे देश में क्या हो, सभी लोग बराबर माने जाएं, समाज में क्या हो, न्याय हो, जस्टिस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को कमाने का जो जरिया है वो मिले, ठीक है। आर्थिक रूप से भेदभाव ना किया जाए, गरीब अमीर के रूप से ना किया जाए, किया तो जा रहा है एकदम पूरी तरीके से, इस सब चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है इंडिया में, ठीक है। मगर ये ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है कि ऐसा किया जाए, तो धीरे धीरे तो होएगा ही। और पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, मतलब राजनीति में कोई भी बड़ा छोटा ना हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले, हर व्यक्ति को आवाज़ उठाने का अधिकार मिले, ठीक है। और जो जस्टिस आया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने तरह के जस्टिस की बात की गई है, यानी कितने तरह के न्याय की बात की गई है। तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये आया कहाँ से, ये आया है रशिया के संविधान से, ठीक है। यूएसएसआर पहले कहते थे उसको, सोवियत संघ, उसी के संविधान से ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है कि सभी जो हमारी जनता है उसको क्या मिले, लिबर्टी मिले। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। जनता जो है, सारे नागरिक हैं, उनको क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, लिबर्टी। किस चीज़ की लिबर्टी चाहिए, सोचने की, थॉट, एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने का, बिलीफ, विश्वास का, फेथ भी वही सेम चीज़ हुआ, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप यानी कि पूजा पाठ का, यानी आपको स्वतंत्रता है, जिसका पूजा पाठ करना है करो, जिस चीज़ पे विश्वास करना है करो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी हमारे ऊपर जोर नहीं है कि आप अगर हिंदू पैदा हुए, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो बौद्ध धर्म में विश्वास करना चाहता हूँ, तो आपके घर वाले अगर आपको रोक रहे हैं या कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप जो भी विश्वास करना चाहें,
तो हमारे देश में ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह की लिबर्टी दी गई है, तो 5 तरह की लिबर्टी दी गई है, या कितने तरह का स्वतंत्रता दिया गया, तो 5 तरह का दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, बिलीफ मतलब धर्म मान लो, धर्म, विश्वास और उपासना, वर्शिप मीन्स उपासना। हिंदी में भी 5, इंग्लिश में भी 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। फिर जो हमारा संविधान है उसका तीसरा जो वो है ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या हो, बराबरी हो। ठीक है, बराबरी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, लोगों में क्या हो, स्टेटस में बराबरी हो, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बराबरी, यानी हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिला क्या, अब जैसे कि कोई भी फॉर्म आता है तो आप देखे होंगे कि उसमें ऐसा नहीं लिखा होता है कि इस फॉर्म को कोई नहीं भर सकता है, उसको कोई भी भर सकता है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, या फिर कभी कभी कोई राज्य ऐसा लिख देते हैं कि सिर्फ हमारे राज्य के लोग भरेंगे या कुछ इस तरह से। पर ओवरऑल देखा जाए तो सारे जो एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म और जो भी जॉब के फॉर्म होते हैं सरकारी, वो सबके लिए होते हैं। तो यही वो अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी मिले, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और इन सभी चीज़ों में प्रमोट क्या चीज़ को करना चाहिए, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, क्या चीज़ को प्रमोट करना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सरकार मतलब हमारे संविधान का, कि देश में क्या प्रमोट करें, क्या चीज़ को बढ़ावा दें, भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बन के रहें। ठीक है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का डिग्निटी यानी इज्जत जो है उसको अश्योर किया जाए। ठीक है, जो भी हमारे देश में होता है डिग्निटी, जैसे बोलते हैं ना कि अवमानना कर दिया गया, खास करके लड़कियों की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जाता है हमारे देश में, मगर हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी का ख्याल रखना है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब व्यक्ति के डिग्निटी का ख्याल रखना है, डिग्निटी मीन्स वही हुआ, इज्जत हुआ, मान हुआ, सम्मान हुआ, तो व्यक्ति के डिग्निटी का ख्याल रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्र को बुरा भला कह रहा है कि अरे भारत ऐसे हैं, भारतीय ऐसे हैं, तो उस व्यक्ति का फिर डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, फिर उस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा या जो भी होगा। ठीक है, तो व्यक्ति की डिग्निटी का ख्याल रखना है, साथ ही साथ नेशन का, राष्ट्र का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता का भी ख्याल रखना है। पहले सिर्फ एकता लिखा हुआ था, यहाँ पे ये जो अखंडता वर्ड है, इंटीग्रिटी, ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। संविधान हम लोग को बना कब, 1949 में। ठीक है, फिर संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर साल कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो होता रहा। 1976 में 42वां संशोधन हमारे संविधान में हुआ था, और उस 42वां संशोधन में हमारा जो ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें भी कुछ संशोधन हुए। क्या हुआ, कुछ नहीं, बस 3 शब्द जोड़ा गया। वो 3 शब्द था समाजवाद, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, और ये इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। समझ गए आप लोग, पूरा का पूरा आपका प्रियम्बल यहीं पे हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना, आपके लिए पूरा नोट्स रेडी है, तो आप नोट्स यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ। व्हाट इज़ अ प्रियम्बल, प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना जो है ना, वो हमारे जो संविधान है उसका आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आप अपने गले में आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं तो उसमें सब लिखा रहता है ना, नाम, पिता का नाम, ठीक है, या ये आइडेंटिटी कार्ड कब से कब तक चलेगा, ये सब लिखा रहता है। आइडेंटिटी कार्ड में ब्लड ग्रुप, एड्रेस। उसी तरह अगर आप एक बार देखिए, आपको प्रस्तावना पढ़ा दी तो आपको सब पता चल गया ना कि संविधान किसने बनाया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कब बनाया, 26 नवंबर 1949 को। फिर इस संविधान से ये पता चल गया कि हम, मतलब प्रस्तावना से ये पता चल गया कि हमारा जो देश है, इंडिया है, संविधान है, उसका नेचर क्या है। उसका नेचर है कि वो संप्रभुत्व संपन्न है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाहता क्या है, देश को कैसा बनाना चाहता है। तो देश को आगे चल के दिलाना है सभी लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, डिग्निटी ऑफ द, साथ में प्रोटेक्ट करना है डिग्निटी को, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
तो सारा चीज़ आपका जो है प्रीएम्बल आपको बता दिया। अभी हम तुरंत में दोहरा भी दिए हर एक चीज़। तो प्रीएम्बल क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है, इसको पढ़ लेने से पता चल जाता है कि देश कैसा है। ठीक है, बेसिकली जो प्रीएम्बल है, देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमारे जो मेकर्स थे जिन्होंने संविधान को बनाया, खास करके B.R. अम्बेडकर जी का नाम आता है, पर वो अकेले व्यक्ति नहीं थे, बहुतों ने मिलकर के बनाया है संविधान को। तो हम लोग उनको जो है ना फोर फादर्स भी बोलते हैं या फिर मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे मेकर्स थे, जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका दिमाग संविधान के किस पार्ट में झलकता है? तो उनका दिमाग झलकता है प्रीएम्बल में। ठीक है, कि वो क्या चाहते थे, वो झलकता है प्रीएम्बल में। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो एक न्याय, वहाँ पे सब न्याय मिले सबको। तो किस तीसरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले सबको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। प्रीएम्बल क्या बताता है कि जिसने इस संविधान को बनाया है उनका क्या इंटेंशन था, वो क्या चाहते थे। द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। इस देश का जो कोर वैल्यू है, जो मूल्य है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, कोर वैल्यू हमारे देश का क्या है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश संप्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक है, कभी हमारे देश में राजा का राज नहीं आ सकता है। ये हमारे देश का कोर वैल्यू है। प्रीएम्बल मुख्य रूप से 4 चीज़ें बताता है। पहला है सोर्स, संविधान का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो भारत है उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर, वही 5 चीज़ जो बताए बार बार। सोवरेन, सोशलिस्ट, उसके बाद आपको हो गया क्या था, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बनाना है, क्या दिलाना है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये दिलाना है। और डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। तो मुख्य रूप से 4 चीज़ें हैं, ये चारों एकदम रट लोगे बस काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि हमारा प्रीएम्बल जो है ना, प्रस्तावना, इसके पीछे जो आइडिया था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। सबसे पहले जो उद्देशिका प्रस्ताव है ये पेश किया गया। देखो हमारा संविधान जो कौन बनाया, तो हम लोग कहते हैं कि B.R. अम्बेडकर बनाया, नहीं, संविधान सभा बनाया गया था। एक क्या बनाया गया था, संविधान सभा। उसमें जितने लोग थे 299 लोग थे, इन लोगों ने मिल करके संविधान को बनाया है। ये लोग मिल करके डिस्कशन करते थे। ठीक है, दुनिया घूमते थे, सभी देशों के संविधानों को पढ़ा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान सभी देशों से अच्छा है, क्योंकि सभी का मिक्सचर है। तो ये लोगों ने हमारा संविधान जो है वो बनाया है, इतने लोगों ने मिल करके। तो ये जो संविधान सभा थी, इसका गठन जब हुआ तो इसका जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जो फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सिर्फ टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे, ये सिर्फ फर्स्ट मीटिंग में रहे थे। सेकेंड मीटिंग जो 11 दिसंबर को हुआ, हर अल्टरनेट डे पे होएगा, 11 दिसंबर को हुआ था, वहाँ राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे और फिर वो परमानेंटली अध्यक्ष बन गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और जो टेम्प्रेरी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये हो गया 11 दिसंबर। और पहला एडॉप्शन जो 13 दिसंबर आया, अगला दिन जो बैठक हुई, उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या पेश किया, उद्देशिका प्रस्ताव, जो कि प्रस्तावना ही था, यानी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो थोड़ा सा उस समय अलग दिखता था, ये सारी वर्ड इसमें नहीं लिखे हुए थे। तो वो था उद्देशिका प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव से। और इसको ये पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और इस पर जब भाषणबाजी सब हुआ, इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, कि हाँ ये प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान में होगा। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो क्या क्या है, वही सब चीज़ लिखा हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सब है। सोर्स की संविधान जो है उसका सोर्स, स्रोत कौन है, तो लोग उसका स्रोत हैं। प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है कि भारत सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है।
ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योर करना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सब बता दिए आप लोग को, नोट कर लेना अच्छे से। प्रमोट करना फ्रेटर्निटी माने भाईचारा, और मेंटेन करना यूनिटी और इंटीग्रिटी देश का, ठीक है। और डेट भी मेंशन है 26 नवंबर 1949। कीवर्ड्स क्या क्या हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सोवरेन कंट्री है, द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कौन है? लोग, ठीक है। लोगों से ही आया है संविधान, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है। हमेशा तो आप ये वर्ड सुने होंगे कि ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना तो पार्लियामेंट, ना तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ सर्वोपरि कौन है? संविधान। संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि संविधान को शक्ति किससे मिलती है? लोगों से, ठीक है। ये सब वर्ड हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए। सोवरेन मतलब संप्रभुत्व, संपन्न, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद सोशलिस्ट वर्ड को डिस्कस कर लिए कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे देश में प्राइवेट पार्टी, पब्लिक सेक्टर दोनों है, इसी को समाजवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर चीज़ प्राइवेट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ सरकारी भी हैं, ठीक है। सरकार लोगों की रक्षा के लिए बहुत सारा काम करती है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, खाना, घर, सरकार तो बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ सरकारी हैं। फिर ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये 42वां संशोधन में 3 वर्ड आए थे, तीनों वर्ड आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ये भी 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलेगा। डेमोक्रेटिक माने हमारा देश डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। रिपब्लिक माने जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि प्रेसिडेंट है, ये भी लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान का क्या क्या है? तो समाज में इंटीग्रिटी मेंटेन करना, यूनिटी, भाईचारा, यही सब है, ठीक है। प्रमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन, पूरे देश में हार्मनी माने सब भाईचारा से रहें। जस्टिस दिलाना। न्याय वो भी 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय जो आया है, ये आया है आपको यहाँ से, क्या बोलते हैं? रशिया से, ठीक है। इसके बाद इक्वालिटी, सभी लोग क्या हों? बराबर हों। लिबर्टी स्वतंत्रता, 5 तरह का स्वतंत्रता है ना, क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, याद कर लीजिएगा, पूछता है ऑप्शन में। फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है। भाईचारा वगैरह ये सब आया है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इसके बाद स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, हमारा जो प्रीएम्बल है इसके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन बनता है। जैसे देखो, द प्रीएम्बल बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रीएम्बल है इसको सबसे पहले उद्देशिका प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था, मगर पूरा संविधान बन जाने के बाद जो है प्रीएम्बल को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये भी याद रखना है कि सबसे लास्ट में संविधान में किसको जोड़ा गया है? तो वो है प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना। पूरा संविधान जब बन गया है तब फर्स्ट पन्ना को जोड़ा गया था, क्योंकि विषय सूची तो हमेशा पूरा सब चीज़ बन जाएगा तभी ना, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम लिखा होता है पूरा चैप्टर सब जोड़ देंगे तब ना वो चीज़ लिखेंगे, तो उसी तरीके से, ठीक है। और हमारा प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट और बार बार ये चीज़ें हुई कि कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं संविधान का हिस्सा नहीं है प्रीएम्बल, इसको नहीं मतलब कि अमेंड कर सकते हैं, फिर कभी कहता है कि संविधान का हिस्सा है, पर एट लास्ट आपको ये समझना है कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का ही पार्ट है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अमेंडमेंट, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42वां संशोधन 1976, और जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 से होता है। संशोधन, संविधान में किसी तरह का चेंज, कुछ मिटाना है, कुछ जोड़ना है, कोई वर्ड, जैसे प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़ दिए गए, कभी मिटाने भी हो सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट पहले 7 था, ठीक है, मौलिक अधिकार जो लोगों को दिए गए थे वो पहले 7 थे, अब 6 ही है, एक मौलिक अधिकार को मिटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भी पहले लोगों के पास था कि आपकी संपत्ति कोई नहीं हड़प सकता है, पर सरकार बोली कि हटाओ इसको, लोगों की संपत्ति हम हड़पेंगे, ठीक है। तो कुछ भी जोड़ना मिटाना यही होता है अमेंडमेंट, माने संशोधन, और उसके लिए आर्टिकल 368 है संविधान में। क्या प्रोसेस है वो बाद में देखेंगे, कैसे कैसे कोई चीज़ जोड़ते हैं, कोई चीज़ घटाते हैं। यहाँ देखो तीनों चीज़ लिखा है,
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 और 394 केम इनटू फोर्स सिंस द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को एडॉप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ये समझो, बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको उस दिन अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। हम लोग सोचे कि 26 जनवरी को अडॉप्ट करेंगे। क्यों 26 जनवरी? क्योंकि 1930 में इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने का जो दिन रखा गया था वो रखा गया था 26 जनवरी और झंडा ही फहराया गया था। 1930 की बात है, 26 जनवरी के दिन झंडा उंडा फहराया गया था और सोचा गया था कि इसी दिन इंडिया को स्वतंत्रता दिलाई जाएगी। मगर हुआ कि स्वतंत्रता तो मिला 15 अगस्त के दिन 1947 में। तो हम लोग 26 जनवरी को यादगार बनाना चाहते थे, इसी कारण से 26 नवंबर को संविधान अडॉप्ट न करके हमने 2 महीने इंतज़ार किया और 26 जनवरी 1950 को हमने ये माना कि हमने संविधान को आज अडॉप्ट किया है। ठीक है, पर क्योंकि बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो कुछ उसके जो आर्टिकल्स थे वो अडॉप्ट कर लिए गए। टोटल उसमें उस समय 395 आर्टिकल्स था संविधान में, टोटल 395 आर्टिकल्स था। अभी तो बहुत है, 465 के आसपास है। ठीक है, तो उसमें से कुछ देखो, ज़्यादा नहीं है, ये 5, 6, 7, 8, 9 जो है ना, ये तो इसका है आर्टिकल, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप का आर्टिकल है ये, सिटीजनशिप, नागरिकता। उसके बाद ये 60, 324 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, 367, 379, 394, बस इतने ही आर्टिकल जो है अडॉप्ट किए गए थे उस टाइम। तो बस ये वर्ड इतना याद करने की, इतने ही आर्टिकल्स जो है 26 नवंबर के अडॉप्ट किए गए थे। उसके अलावा बाकी सारे 2 महीना बाद 26 जनवरी के अडॉप्ट किए गए। और जैसा अभी बताए कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, फ्रांसीसी क्रांति से। ये हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पूरा प्रीएम्बल से संबंधित जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है और फिर आपका पॉलिटी का एक और टॉपिक जो है वो बहुत ही बढ़िया से कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ इंडियाज PVTG शोम्पेन ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन अप्रैल 2024। किस लोकसभा सीट से इंडिया का एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, एक जनजाति ग्रुप है, एक ट्राइब है, जैसे मुंडा ट्राइब, संथाल ट्राइब, उसी तरह से एक ट्राइब है शोम्पेन ट्राइब। इसने पहली बार लोकसभा इलेक्शन जो 2024 हुआ था पिछला साल, उसमें वोट दिया था। तो कहाँ वोट दिया था, ये कहाँ की जनजाति है, शोम्पेन। तो ये जो शोम्पेन है ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। ठीक है, शोम्पेन जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार की है, तो इसने वहाँ पे वोट दिया था। तो वही क्वेश्चन है, ये आंसर है। पर इस क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर अभी पढ़ लेंगे तो आपका पॉलिटी का पूरा पार्ट डिस्कस हो जाएगा। हम लोग लोकसभा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लेते हैं कि लोकसभा क्या होता है, कैसे लोग वहाँ पे मेंबर बनते हैं, MP बनने का क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्या है लोकसभा, ये जानेंगे। और PVTG के बारे में भी जानेंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए लोकसभा, हमारा देश जो है, यहाँ पे हमारे देश में जो संसद है हमारी वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल माने द्विसदनीय। हमारे देश में 2 सदन है, संसद के 2 सदन हैं। पहला सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को हिंदी में क्या मतलब, एक और वर्ड इसके लिए क्या है, लोअर हाउस। और जो राज्यसभा है, दूसरी वाली जो राज्यसभा है, उसको बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन, और इसको बोलते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस। समझ गए, नाम से समझ, राज्यसभा इसीलिए उच्च हाउस, लोकसभा लोगों की सभा, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, पुराना नाम इसका यही था, 1954 में नाम बदल करके लोकसभा हुआ, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, जबकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स माने राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है,
लोकसभा में जो लोग चुने जाते हैं उनको, इसको हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो लोग चुने जाते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ जो एमपी बन के लोकसभा में आता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपके शहर मतलब आप जहाँ रहते हैं आपके क्षेत्र का एमपी कौन है ना, बहुत से क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र का एक एमपी और एक एमएलए होता है। तो एमपी जो होते हैं ना वो यही होते हैं, लोकसभा के ही वो सदस्य होते हैं। आपने उनको चुना है, डायरेक्ट इलेक्शन से चुना है, ठीक है। In the constitutional framework, it has been assigned a pivotal role in the legislative process, including the enactment of laws, the formulation of union budget. लोकसभा का बहुत सारा काम है, जैसे कि कानून बनाना, है ना। हमने जिन सांसदों को चुना है वो वहाँ जाके क्या करते हैं, बैठ के कानून बनाते हैं, ठीक है। फिर बजट पास करना, और हमारे लोग जो सरकार मतलब आम आदमी जो भी चाहता है, जो भी चीज़ों पे नियम कानून चाहता है वो वहाँ पे बनता है, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जैसे बताए, बार बार आपको बताया कि सरकार का 3 अंग है। एक अंग है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। दूसरा अंग है लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं विधायिका। और तीसरा अंग होता है जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका। तो कानून बनाने का जो काम है वो किसका है? लेजिस्लेटिव, यानी विधायिका का। और कानून बनाने के लिए हमारे देश में क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद जो है पार्लियामेंट में का 3 पार्ट है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा पार्ट है राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, या अपर हाउस भी बोलते हैं, या फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, पहला हाउस। हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। एंड रिप्रेजेंट द स्टेट, और ये राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नाम ही है इसका राज्यसभा। राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, केंद्र शासित प्रदेशों को। देखो कितना सारा नाम है भाई। राज्यसभा का कितना नाम है? काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूटीज़ को। जबकि लोकसभा का अलग नाम है। लोकसभा को बस इसका उल्टा है, इसको फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, इसको सेकेंड चैम्बर बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं, तो उसको लोअर हाउस बोलते हैं। ये काउंसिल ऑफ स्टेट है तो वो हाउस ऑफ द पीपल है। ये हाउस ऑफ द एल्डर्स है तो वो पॉपुलर हाउस है। पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं उसको क्योंकि वो लोगों की सभा है, और ये रिप्रेजेंट करता है लोगों को, रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। तो हमारा जो संसद है ना उसके 3 अंग हो गए, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट क्यों इसमें जुड़े हुए? क्योंकि कोई भी कानून पास होता है ना तो प्रेसिडेंट के साइन के बिना तो पास होता नहीं है। लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या राज्यसभा से पास हुआ, फिर लोकसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इसीलिए प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट है, ठीक है। अब देखो लोकसभा का कंपोजिशन, हम लोग राज्यसभा आज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग लोकसभा पे फोकस कर रहे हैं। लोकसभा में टोटल 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। संविधान में लिखा है कि मैक्सिमम 550 मेंबर होंगे, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों से रहेंगे और 20 आदमी जो है वो यूटी से रहेंगे। यानी 530 लोगों का इलेक्शन राज्यों में होगा और 20 लोगों का इलेक्शन यूनियन टेरिटरीज़ में होगा, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अंडमान निकोबार में इलेक्शन हुआ था, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। बट एट प्रेजेंट 550 नहीं है, 543 मेंबर ही हैं एट प्रेजेंट। लोकसभा में कितने मेंबर है? 543। क्वेश्चन दोनों पूछता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, तो 550। एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? तो 543। 543 में से 524 मेंबर स्टेट से हैं और 19 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से हैं। 524 प्लस 19 हो गया आपको 543। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा में जो एमपी होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। किस बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। मतलब 18 वर्ष से ऊपर सभी लोग वोट दे करके उनको चुनते हैं ना, 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये भी लिख लीजिए नोट देके कि जो वोटिंग एज है वो हमारे संविधान जब बना था ना उस समय 21 वर्ष था, उसको फिर घटा के 18 वर्ष किया गया। कब? एक 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में जो वोटिंग एज है उसको 21 से घटा के 18 किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 में, तब से हो गया कि 18 वर्ष तक के लोग जो है वो वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। यूनियन टेरिटरीज में कैसे क्या होता है केंद्र शासित प्रदेशों में? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा।
एक एक्ट है, इसी एक्ट के अनुसार होता है। वहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे सोमपेन ट्राइब के लोग, उन्होंने वोट दिया होगा, ठीक है, अपने जनजाति के कोई खड़े हुए होंगे उनके कि हमें वोट दो, और उसे वोट दिया होगा उन लोगों ने। नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में नहीं है। नॉमिनेटेड माने प्रेसिडेंट कुछ लोगों को, पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बात कि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में, मगर 104th जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें ये प्रोविज़न हटा दिया गया कि अब किसी भी एंग्लो इंडियन को नहीं नॉमिनेट किया जाएगा। तो फिलहाल लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, ठीक है। मगर ये चीज़ 104th अमेंडमेंट एक्ट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब नहीं करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दिस प्रोविज़न सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द 25 जनवरी 2020 के बाद से ये ख़त्म हो चुका है। लोकसभा का ड्यूरेशन क्या है, 5 साल का। 5 साल बाद, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। हर 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि 5 साल कब जोड़ेंगे। तो जैसे मान लो कि 16 तारीख को इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, 16 मई को रिज़ल्ट आया, ठीक है। 20 तारीख को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने शपथ ग्रहण किया, और 22 तारीख को पहली मीटिंग लोकसभा की बुलाई गई। सभी 543 लोग जो है मीटिंग में उपस्थित हुए। तो 5 साल 16 तारीख से जोड़ेंगे रिजल्ट से, या प्राइम मिनिस्टर के शपथ से, या फिर 22 तारीख से जब पहली मीटिंग बुलाई गई। तो फर्स्ट मीटिंग जब बुलाई गई उस डेट से 5 साल को जोड़ा जाता है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग जब बुलाई जाती है उस डेट से 5 साल को जोड़ते हैं, और फिर 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन दोबारा होता है। खुद ब खुद लोकसभा जो है ना वो डिसॉल्व हो जाती है। जनरली प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, ये वर्ड याद रखो, खुद ब खुद मत याद रखो, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। राष्ट्रपति विघटित करते हैं, लोकसभा को विघटित करते हैं, ठीक है। और 5 साल से पहले भी वो विघटित कर सकते हैं। कभी मान लो कि रेजिग्नेशन दे दिए, हमारे पीएम आज क्या जगह रेजिग्नेशन दे देंगे तो क्या होगा, फिर लोकसभा विघटित हो जाएगा, फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये बार बार हो सकता है। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया तो फिर इलेक्शन कराना पड़ा, ठीक है। द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट जो विघटित करते हैं, इस डिसीजन को कानून में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि क्यों विघटित कर दिए। नेशनल इमरजेंसी क्राइम, देखो क्या 5 साल को कभी 6 साल किया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का टर्म? तो जब इमरजेंसी लगती है देश में तभी केवल बढ़ाया जा सकता है, उसके अलावा हमेशा 5 साल ही रहेगा। जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लगती है, कुछ युद्ध चल रहा है बहुत भयानक, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब हमारे देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। तो उस टाइम पे 5 साल से 6 साल, एक बार में 1 साल ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो फिर बढ़ाना है तो फिर लोकसभा से और राज्यसभा से उसको पास कराइए। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। लेकिन मान लो कि 5 साल पूरा हो गया, 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिए, मगर 6 महीना में ही आपका जो है युद्ध ख़त्म हो गया, तो आगे 6 महीना और इसको कंटिन्यू करेंगे या इलेक्शन करवाएंगे? तो इलेक्शन करवाएंगे। समझ में आया? इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीना मतलब पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू बी इफेक्ट, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करा लेना है। इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप इलेक्शन करा लीजिए, ठीक। ये देखिए, राज्यसभा जो है वो द लोकसभा हैज़ ए फिक्स टेन्योर एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। देखिए, लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होता है। राज्यसभा में अगर कोई एमपी बनता है तो 6 साल के लिए बनता है, और राज्यसभा में क्या होता है ना कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो है ना वो रिटायर होते जाते हैं। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा राज्यसभा खाली हो गया, ये 1/3 मेंबर रिटायर हुए फिर जुड़े, फिर अगला 2 साल कोई और रिटायर हुआ फिर जुड़ा उसके जगह, फिर अगला 2 साल, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर का इलेक्शन होता है। लेकिन लोकसभा में क्या होता है कि सीधा 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, सभी लोग पूरे 543 लोगों का इलेक्शन होगा। कुछ लोग नए आएंगे, कुछ पुराने भी रह सकते हैं। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, माने कंटिन्यू चलता रहता है, बट लोकसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। समझ गए? यही चीज़ नोट करना है कि राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, लोकसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? तो
देखिए ये 4 चीज़ें पढ़नी है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी तय किया जाता है, सेंसस के बाद क्या होता है, इसको डायरेक्ट पढ़ो। हर स्टेट को कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो बिहार को 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया। जैसे अररिया है तो अररिया के एमपी, उसी तरह से कटिहार के एमपी, पूर्णिया के एमपी, टोटल 38 जिला तो हो गया। और कोई कोई जिला में 2 एमपी भी है, जैसे पटना में 2 एमपी है। ठीक है, तो इस तरह से कि हर राज्य को बांट दिया गया कुछ टेरिटोरियल इसमें। ठीक है, तो समझ गए, जैसे हर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया। उसको जो डिवाइड किया था उसको बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। इलेक्शन करवाने के लिए ऐसा तो नहीं कि पूरे राज्य में आप कहीं पे भी वोट दे सकते, नहीं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप जहाँ के रहने वाले, जहाँ का आपका कार्ड बना है वोटर कार्ड, आप वहीं वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बांट दिया जाता है। और in order to ensure that there is uniformity of representation between different state as well as different constituency in the same state, constitution makes the following 2 provisions। मतलब कि संविधान में कुछ 2 प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न, देखो कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होता है। ये होता है पॉपुलेशन के आधार पे। जैसे बिहार में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज दिया गया, तो ये किस आधार पे दिया गया, पॉपुलेशन के आधार पे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पॉपुलेशन होगा वो लगभग कोशिश किया था सेम रखने का। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरा इंडिया में जो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कोशिश ये किया था कि सबका पॉपुलेशन लगभग इक्वल हो। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 543, और उसमें जो पॉपुलेशन है वो सब क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली तो सेम हो नहीं पाएगा पर लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है उन राज्यों पे जिसकी जनसंख्या जो है वो 60 लाख से कम है, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। पर बिहार का तो 10 करोड़ है, तो यहाँ तो अप्लाई होता है, और बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होगा। 60 लाख से कम बहुत कम का होता है, तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ अप्लाई नहीं होगा। डिवीज़न इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। हर राज्य को डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से कि जो पॉपुलेशन है और जो नंबर ऑफ़ सीट है वो सेम होना चाहिए। तो बता ही दिया आप लोग को। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, जो सेंसस में जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या। ठीक है, तो जो सेंसस होता है वो हमेशा कब कब होता है, जनगणना 2000 मतलब 2001, 2011, 1991, 1981, हर 10 साल पे इस तरह से होता था। 2021 में नहीं हुआ कोरोना को लेकर के। ठीक है, और जब जनगणना होती थी उसके बाद एक कमेटी का गठन किया जाता था जिसको बोलते थे परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमेटी। ठीक है, डीलिमिटेशन कमेटी, परिसीमन आयोग। ये फिर मतलब फैसला करता था कि सीट कितना होगा। ये सीट को बढ़ाता था, कभी सीट 520 हुआ करता था, फिर उसको बढ़ा के 543 पे लिया। सीट को बढ़ाता है ये, कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा है वैसे सीट को भी बढ़ाता है। किसी राज्य को ज़्यादा सीट, किसी राज्य को कम सीट, समझ गए। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ ज़्यादा सीट, जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ कम सीट। देखिए यहाँ लिखा है ना, आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होता था, सीट एलोकेट किया जाता था राज्यों को लोकसभा में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर इन विच रीएडजस्टमेंट। पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आती थी, इसको बोलते थे परिसीमन आयोग कानून, और परिसीमन आयोग बनाया जाता था, इसी का काम होता था। टिल नाउ द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 4 बार, अभी तक 4 बार ये परिसीमन आयोग बनाया गया। 1951 के सेंसस के बाद 52 में बनाया गया था, फिर 61 के बाद 62 में, फिर 62 के बाद फिर 71 का जो सेंसस हुआ होगा, फिर 72 में बनाया गया था, फिर 81 और 91 के सेंसस को ध्यान में नहीं रखा गया था। 1981 और 1991 के सेंसस के बाद नहीं बनाया गया है, फिर सीधे 2002 में बनाया गया है। तो अभी तक 4 बार बनाया गया है, याद रखना। परिसीमन आयोग डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार बनाया गया, 1952, 62, 72 और 2002। ठीक है, क्या हुआ था ना कि जो 1972 में बनाया गया था तो फिर सीट को फ्रीज कर दिया गया था, फ्रीज कि कहा गया कि अब इससे ज़्यादा सीट नहीं बढ़ाओ। 26 सालों के लिए सीट को फ्रीज कर दिया गया था। फिर 2002 में और 2026 तक के लिए सीट को फ्रीज किया हुआ है। इसीलिए 2002 के बाद फिर 2012 में नहीं बनाया गया आयोग, क्योंकि सीट फ्रीज है, अभी सीट को नहीं बढ़ाना है। समझ गए। यहाँ देखो 42वां संशोधन 1976 फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट, सीट को फ्रीज कर दिया गया था। कब? 42वां संशोधन 1976। यही संशोधन के बारे में अभी बात किए थे,
जिसमें प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ा गया था। ये जो संशोधन हुआ था ना 1976 में, जो ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संशोधन में इतना चीज़ चेंज किया गया ना हमारे संविधान में, बहुत चीज़ चेंज किया गया। इस समय आपको पता होगा इमरजेंसी लगा हुआ था। आप लोग ये सब चीज़ बहुत सुनते होंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगाया गया था, है ना। तो 1975 में इमरजेंसी लगा था और इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये 42वां संशोधन 1976 आया था। उन्होंने पूरा संविधान को उलट से पुलट बहुत चीज़ चेंज कर दिया था, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी टाइम पे ये भी उन्होंने कहा था कि 2000 तक जो है इसको फ्रीज कर दो, सीट को, जितना सीट है बस उतना ही रहेगा। अब हर साल ये परिसीमन आयोग बना करके हर 10 साल पे और सीट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर 2001 में 84वां अमेंडमेंट एक्ट आया और फिर इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। तो अब जब 2026 में सेंसस की बात हो रही है कि 2026 में फिर से सेंसस होगा, तब उसके बाद फिर हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाए और सीटों की संख्या हो सकता है बढ़ाया जाए। समझ गए? ठीक है, तो ये समझ गया आप कि 2026 तक जो है वो सीट फ्रीज है। किस लेवल पे? 1971 के सेंसस के लेवल पे ही अभी तक फ्रीज किया हुआ है। 1971 के लेवल पे ही फ्रीज है अभी तक। द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स इन द लोकसभा फ्रीज टिल इतना एट द इतना। द डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रोजन टिल इतना एट द इतना सेंसस लेवल। इसके बाद रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है वो आपको कैसे मिलता है? उसमें रिजर्वेशन किसको? तो SC ST जो है उनको रिजर्वेशन है। महिलाओं के रिजर्वेशन की नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है कि 33% सीट जो है 543 में वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके पहले SC ST के लिए संविधान में लिखा था कि सीट रिजर्व रहेंगे। ठीक है। दे आर इलेक्टेड बाई ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलता है, केवल रिजर्वेशन मिलता है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में मुसलमानों को दिया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म से, उसमें ये होता है ना कि कैंडिडेट जो खड़ा होगा, अगर मुस्लिम लोग को मिला है सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा और उसको चुना भी जाएगा सारे मुस्लिम वोटरों के द्वारा। हिंदू वोटर्स इसको वोट नहीं देंगे या और कोई इसको वोट नहीं देगा। तो वो रिजर्वेशन से अलग हुआ। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि खड़ा हुआ मुस्लिम वोटर, अगर मुस्लिम वोटर को रिजर्वेशन मिला है लेकिन उसको वोट देंगे सारे लोग। जैसे अभी SC ST का जो रिजर्वेशन है हमारे देश में, तो SC ST के लिए सीट रिजर्व है। इस सीट पे केवल ST लोग ही खड़े हो, जैसे मनिहारी और कटोरिया। तो मनिहारी जो है कटिहार का, जहाँ पे केवल ST MLA ही खड़े हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं वो ST वर्ग के होते हैं, ठीक है, ST समुदाय से होते हैं। और लेकिन उनको वोट तो सभी लोग देते हैं ना, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिंदू, मुसलमान, सब उसको वोट देते हैं। ये होता है रिजर्वेशन। ठीक है। A member belonging to scheduled caste and scheduled tribe is eligible to contest general seats as well. अब ST है, उसको अगर खड़ा होना है कहीं, मान लीजिए कि रमेश जो है वो एक ST समुदाय से बिलोंग करता है, इसको इलेक्शन में लड़ना है, खड़ा होना है, तो ये क्या जाएगा मनिहारी वहीं जाके खड़ा होएगा, कटोरिया बांका का वहीं जाके खड़ा होएगा? नहीं, ये किसी भी सीट पे खड़ा हो सकता है। ST किसी भी सीट पे खड़ा हो सकता है, जनरल सीट हो, मतलब हर सीट पे ये लोग खड़े हो सकते हैं। मगर जो जनरल वर्ग का लोग है वो ST सीट जहां आरक्षित है वहां खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है। रिजर्वेशन पीरियड, कितना दिन के लिए रिजर्वेशन दिया गया था? तो हर 10 साल में कहा गया, जब पहली बार दिया गया था तो कहा गया था कि 10 साल तक ही रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या स्थिति होता है, SC ST का कंडीशन में सुधार होता है कि नहीं। अगर उनका समाज में जो भी अनटचेबिलिटी और ये वो हिन तिन चल रहा था, अगर उसमें सुधार हो जाता है तो फिर ये जो रिजर्वेशन आरक्षण जो दिया जा रहा है उसको हटा देंगे। मगर क्या हुआ कि ये कभी सुधार होता ही नहीं है। आप अभी भी जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गरीब वर्ग में आपको वही सब दिखाई देगा। ठीक है। जो महादलित टोला है, आप वहाँ जाके देखिए, कभी वहाँ ना शौचालय है, ना वहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कुछ है, ना कपड़ा लत्ता है, ना घर है। तो अभी भी स्थिति वैसे ही है महादलित टोला की और महादलित लोगों की। तो इस कारण से हर 10-10 साल पे ये बढ़ाया जाने लगा और फिलहाल 2019 में जो 104वां अमेंडमेंट एक्ट था, 104th, उससे फिर इसको 10 साल के लिए बढ़ा के 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो रिजर्वेशन देखिए आप, जो जैसे लोग समझते हैं कि जो मिल गया लोगों को आरक्षण, तो ये हमेशा के लिए नहीं है। जब लगेगा कि संविधान
जब देश को, सरकार को लगेगा कि जो स्थिति है लोगों की वो बेहतर हो चुकी है, पहले जैसी नहीं रही, तो रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब है रिजर्वेशन का बेसिस। द प्रेजेंट पोजीशन इन दैट पॉपुलेशन फिगर ऑफ द 2001 के सेंसस के आधार पे इनको फिलहाल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 2001 में इनका जो जनसंख्या था उसके आधार पे। अब हमारे इसमें जो इलेक्शन होता है लोकसभा में, उसमें जीत कैसे तय होती है? उसमें जीत तय होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। याद कर लेना, सिस्टम का नाम याद कर लीजिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। माने आपने फर्स्ट नंबर पे जिसको रखा है वो ही जीतेगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब देखो 100 आदमी है, कैंडिडेट 20 खड़ा है, सभी लोगों ने जाके वोट दिया, किसी ने 1 नंबर वाले को दिया, किसी ने 2 नंबर वाले को दिया, 3 नंबर वाले को दिया। जब इसकी गिनती की जाएगी तो अब मान लो कि गिनती हुआ इलेक्शन का, तो जो 2 नंबर वाला कैंडिडेट है इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने 1 नंबर पे रखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले हैं, तो ये जीत जाएगा। यही सिंपल प्रोविज़न हमारे यहाँ पे है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट ओनली 1 मेंबर। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल एक आदमी जीत सकता है, क्योंकि केवल एक ही आदमी को ना सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि ड्रॉ हो जाए, 2 लोगों को मतलब बराबर वोट मिल जाए, तो उसके बाद दूसरा पर्ची सिस्टम होता है, फिर पर्ची से पता करते हैं कि कौन जीता। ठीक है, सिंस फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल एक ही आदमी को इलेक्ट होना है, एक ही आदमी को जीतना है, इसीलिए सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि सभी कैंडिडेट ने, किसी ने 5 लाया, किसी ने 6 लाया, किसी ने 7 लाया, किसी ने 8 वोट जमा किया। एक कैंडिडेट है जो 9 वोट जमा किया। टोटल 100 लोग जो है वो वोट दिए थे, कोई 5 वोट लाया, कोई 6 वोट लाया, कोई 7 लाया, एक कैंडिडेट जो 9 वोट लाया, तो यही जीतेगा। ऐसे इसने सब अच्छा वोट तो नहीं लाया है, 100 आदमी में केवल 9 ही आदमी ने इसको चुना है, पर क्योंकि इसने बाकियों में सबसे ज़्यादा वोट लाया है तो यही जीतेगा। तो यही होता है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो इलेक्टेड, जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है, उसको माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला होता है। अब जैसे 9 वोट लाया तो बहुत सारे लोगों ने तो 5 नंबर को वोट दिया, बहुत सारे ने 6 को दिया, 7 को दिया, मतलब दूसरों को ज़्यादा वोट मिला एज अ होल मिला करके। ठीक है, एक बार कर्नाटका में देखो एक केस हुआ था इलेक्शन में कि वहाँ पे जो 3 पार्टी थी, तो एक पार्टी, या बिहार का ही देख लो, बिहार में देखो आरजेडी, पिछले इलेक्शन में आरजेडी का सबसे ज़्यादा वोट था। ठीक है, लगभग मेरे को लग रहा है 108 या 9 वोट था, और बीजेपी जो है उसको फिर कुछ वोट था, और जो जेडीयू है इसको 53 या 54 वोट था। तो बीजेपी और जेडीयू आपस में मिल गए। ऐसे सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, सबसे ज़्यादा वोट इसको मिला था, पर ये दोनों आपस में मिल गए तो सबसे ज़्यादा जो वोट चाहिए होता है 50% से ज़्यादा, वो इनका हो गया। दोनों के जुड़ने के बाद इन्होंने गठबंधन बना लिया। ठीक है, मगर जो मेजॉरिटी थी, जो जनता थी, उसने सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को दिया था। तो जनता तो चाहती थी कि आरजेडी जीते, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे मायूस हो गए क्योंकि उन्होंने वोट यहाँ दिया था। अब मान लो कि आरजेडी नहीं बनती, मान लेते हैं कि बीजेपी ही सब ज़्यादा वोट लाती, वही अपना सरकार बनाती, तो भी जो जिन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया, जिन लोगों ने जेडीयू को वोट दिया, वो तो मायूस हो जाएंगे। कभी भी इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग खुश हों। ठीक है, आपने जिसको वोट दिया है वो जीत भी सकता है, वो नहीं भी जीत सकता, आप खुश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये सिस्टम है हमारे यहाँ, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन के, अगर आपको खड़ा होना है इलेक्शन में, अगर आपको भी एमपी एमएलए बनना है, विधायक, सांसद, तो आपको क्या करना होगा? आप होने चाहिए भारत के नागरिक। पहला चीज़ तो हमारे यहाँ फिक्स है, आप बाहर के नहीं होने चाहिए। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको क्या करना होगा? ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय ईसीआई। आपको क्या लेना होगा? ओथ लेना होगा, शपथ लेनी होगी। नामांकन जब कराने जाते हैं ना लोग, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कराने जाते हैं, अपना नाम डलवाने जाते हैं खड़े होने के लिए, तो शपथ लेना होता है। आपका एज मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर। लोकसभा के लिए ये एज जो है ये 25 साल है। राज्यसभा के लिए जो एज है वो 30 साल है, याद रखना। लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है। उसी तरह से अगर राज्यों में बात करें तो विधानसभा जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लिए भी 25 साल है, और विधान परिषद जहाँ जहाँ पे है 6 राज्यों में, वहाँ भी 30 साल है। प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल है।
और अगर पंचायतों में लड़ना है मुखिया सरपंच का तो 21 साल है। सारा याद कर लेना, कहाँ पे खड़ा होने के लिए कितना उम्र चाहिए होता है, और वोट देना है तो 18 साल है। उसके बाद ही और शी मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाई पार्लियामेंट। अदर क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, एक तो भारत का नागरिक, दूसरा 25 साल, कुछ और भी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। और क्वालिफिकेशंस क्या हैं, देखो बाकी के जो वो तो क्वालिफिकेशन संविधान में लिखा हुआ था, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए। बाकी जो क्वालिफिकेशन है ये एक एक्ट बनाया है सरकार, उसमें लिखा हुआ है। ये एक्ट है RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसी के अनुसार इलेक्शन होते हैं। इस एक्ट में लिखा है कि वो व्यक्ति जो है वो वोटर भी होना चाहिए, वो उस जगह का जहाँ से वो खड़ा हो रहा है वो वहाँ का वोटर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के वोटर हैं और आप जाके दिल्ली में खड़े हो जाइएगा। आप जहाँ से खड़े हो रहे हैं आपको वहाँ का वोटर होना होगा। बिहार के वोटर हैं, आपको बिहार में ही लड़ना होगा। ही और सी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप। अगर आप जो है रिजर्व्ड सीट से लड़ना चाहते हैं तो आपको SC ST होना होगा, तभी आप उस रिजर्व सीट से लड़ पाएंगे। अगर आप मनिहारी से लड़ना चाहते हैं, कटिहार के, तो आपको ST होना होगा, ठीक है। जनरल लोग को लड़ना है नॉन रिजर्व सीट से। इसके बाद है डिसक्वालिफिकेशन। कुछ ऐसा कारण है जिससे आपको डिसक्वालीफाई भी कह सकता है। डिसक्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है, देखो आप कभी देखे होंगे कि कोई शिक्षक है अगर और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, या कोई IAS है, तो पहले वो क्या करता है, रिज़ाइन देता है, फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपना नाम देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक सरकारी पद पे है। तो अगर आप सरकार का पैसा उठा रहे हैं और फिर आप इलेक्शन में लड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि आप लाभ के पद पे हैं, आप ऑलरेडी लाभ के पद पे हैं, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए अपना जो पद है उसको पहले छोड़ना होगा, तब आप इलेक्शन लड़ेंगे, समझ गए। मगर इसमें थोड़ा रिस्क होता है। आप IAS का जॉब छोड़ करके इलेक्शन लड़ने चले गए, फिर इलेक्शन भी हार गए और IAS का जॉब भी चला गया, तो ये थोड़ा रिस्क होता है। इसको बोलते हैं लाभ का पद। तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको लाभ के पद पर नहीं रहना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, या उसको कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया, अनसाउंड माइंड में जैसे पागल है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये तो पागल है, तो वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता। अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, जैसे विजय माल्या, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो भगोड़ा व्यक्ति है, दिवालिया निकल चुका है जिसका, तो अगर किसी व्यक्ति का दिवालिया निकल चुका है तो वो भी नहीं लड़ सकता है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने भारत की नागरिकता त्याग दी है, अगर वो दूसरे देश चला गया है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या उसको पार्लियामेंट ने किसी कारण से डिस्क्वालीफाई किया है तो डिस्क्वालीफाई होगा ही, समझ गए। और क्या क्या RP एक्ट में क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि ही और शी मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंस। इलेक्शन में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए ना पाया गया हो उसको, अगर वो दोषी होगा तो फिर उसका जाएगा, ठीक है, उसका जो पद है वो जाएगा, उसको किसी तरह का करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों पे फॉल्स इल्ज़ाम भी लगते हैं, बहुत सारे लोग मर्डर, रेप, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर उनका पद जो है वो चला जाता है। ही और शी मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, यानी कि उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी भी चीज़ में ना मिली हो। यानी कि मान लीजिए उसने कुछ ऐसा पाप किया है तो उसके लिए उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 6 साल के लिए वो इलेक्शन लड़ने से बैन हो जाएगा। हाल फिलहाल आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पढ़े होंगे कि राहुल गांधी जी के ऊपर, मतलब उनको कुछ उन्होंने जो कह दिया था कि प्रधानमंत्री के बारे में कि चौकीदार चोर है, इस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि हम तो चौकीदार हैं देश के, तो राहुल गांधी कह दिया था कि चौकीदार चोर है। तो फिर क्या हुआ कि जो कोर्ट थी, गुजरात की जो कोर्ट है, उसने उनको 2+ साल के लिए, यानी कि 2 से ज़्यादा सालों के लिए उनको वो कर दिया कि इतना दिन का इनको लगेगा कैद। अब जैसे ही ये हुआ तो उनका जो कुर्सी था वो कुर्सी चला भी जाएगा, मतलब वो जो पद पे हैं अभी, लोकसभा में सांसद हैं केरला से, वायनाड से, वो उनका पद भी चला जाएगा, प्लस वो 6 साल इलेक्शन लड़ने से बैन भी हो जाते। मगर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट इस बात को माना कि ये हाई कोर्ट, जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला एकदम बेकार है, क्योंकि कोई मतलब अगर उन्होंने ये बात बोल दिया, उन्होंने कुछ इतना बड़ा पाप तो नहीं किया ये बात बोल के कि चौकीदार चोर है या कुछ इस तरह से, तो इस कारण से वो हो गया, वो वापस रीस्टोर हो गया, जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था,
समझ गए? तो 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा मिलेगी तो आप बैन भी हो जाएंगे 6 साल के लिए, प्लस आपका पद भी चला जाएगा। ही और सी मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज और इलेक्शन एक्सपेंस। इलेक्शन में जो खर्चा किए हैं वो आपको सही तरीके से दिखाना है। अगर आपने सही तरीके से नहीं दिखाया तब भी आपका जो है पद जो है वो छीना जा सकता है। और भी बहुत सारा कारण है, देख लो। ही और सी मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सरकारी सेवा, सरकारी काम में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑफिस और प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, जो बोले लाभ का पद, उस पर आपको नहीं होना चाहिए। आपको सरकारी काम करते हुए करप्शन में, अगर जैसे बहुत सारे IAS IPS और भी बहुत सारे ऑफिसर्स आप देखे होंगे आजकल, उनका न्यूज़ आता है कि 1 लाख लेते पकड़ा गया, 1.5 लाख लेते पकड़ा गया, तो ये लोग फिर चुनाव थोड़ी लड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो इंडिया में हर चीज़ का लूप होल है, बाद में देखिएगा कि नेता बन के खड़ा है, मगर संविधान तो ये कहता है कि ऐसे लोगों को फिर चुनाव में लड़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है, ही और शी मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनिमिटी। वो व्यक्ति जो है वो देश में शत्रुता फैलाते हुए ना पकड़े गए। वैसे तो आप देखेंगे कि हमारे देश में नेता ही सब ज़्यादा शत्रुता फैलाते हैं दूसरे मतलब समुदायों के बीच में। ही और शी मस्ट नॉट हैव बीन पनिश फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स। सोशल क्राइम जैसे सती, दहेज प्रथा, अनटचेबिलिटी, ये सब करने के लिए अगर उसको कोई दंड ना मिला हो, अगर उसको ये सब करते हुए देखा गया है, ये सब करते हुए दंड मिला है, तो वो व्यक्ति भी इलेक्शन, अपना पद जो है उसको त्याग करना पड़ेगा। और जो डिसीज़न है प्रेसिडेंट का वो फाइनल होता है डिस्क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, कोई भी सांसद है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना है, यानी उसको उसका पद छीना जाना है, तो जो फाइनल अथॉरिटी होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किससे सलाह लेके ये काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि उसी ने तो सबका इलेक्शन कराया है, तो उसी से सलाह लेकर के प्रेसिडेंट जो है वो किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन और कैसे हो सकता है? डिफेक्शन के ग्राउंड पे। डिफेक्शन मतलब होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक पार्टी से जीता, मान लीजिए कि आप कोई रमेश है, ठीक है, रमेश ने टिकट लिया बीजेपी से, वो जीत गया। जीतने के बाद उसको मान लेते हैं कि आरजेडी है, आरजेडी उसको जो है ना पैसा ऑफर किया रमेश को कि तुम मेरे में आ जाओ, हम तुमको इतना रुपया देते हैं, प्लस हम तुमको मंत्री भी बना देंगे। तो रमेश जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के वो आरजेडी के पार्टी में शामिल हो गया। तो रमेश का जो पद था, यानी वो जो सांसद बना हुआ था जिस कुर्सी से, वो कुर्सी उसकी चली जाएगी, वो सीट खाली हो जाएगा, उस सीट पे दोबारा से इलेक्शन होगा। इसी को बोलते हैं दल बदल। ठीक है, दल बदल। अगर कोई व्यक्ति अपने दल को बदलता है तो उस व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। समझ गए? इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन। इसके लिए कानून आया है। इसके लिए क्या हुआ था कि 52वां संविधान संशोधन आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में कानून आया। ये कानून कि जो व्यक्ति दल बदल करता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके पहले नहीं किया जाता था। उसके पहले तो हर जगह आया राम गया राम राजनीति चलता था, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसकी सरकार बन जाती थी, कभी उसकी सरकार बन जाती थी। ठीक है, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब कब काम करेगा, यानी कि कब कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा? इफ़ ही और शी वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही और शी इज़ इलेक्टेड टू द हाउस, यानी कि जिसके टिकट से जीता है अगर उसकी पार्टी को छोड़ा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर जिस टिकट से, जिस पार्टी से वो आदमी है और उस पार्टी के अगेंस्ट वोट दे, यानी कि वो पार्टी, यानी मान लो बीजेपी है, बीजेपी अपना सब नेता सबको कह दिया कि देखो भाई ये EWS को 10% आरक्षण वाला ला रहे हैं कानून, और सभी लोग जितने हमारे पार्टी के सांसद हैं सब इस पर यस करना कि यस इसमें इसको किया जाए। अब उसी में एक रमेश खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि नो, EWS को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो रमेश अपनी पार्टी के अगेंस्ट गया है, इसीलिए रमेश जो है उसको पार्टी से भी निकाला जाएगा, प्लस उसका जो सीट है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रमेश अब सांसद नहीं रहा। समझ गए? तो ऐसा होता है। इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ, यानी कि निर्दलीय खड़ा हुआ था, बिना किसी पार्टी के खड़ा हुआ, जीत गया, और जीतने के बाद वो जा करके बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू को ज्वाइन कर लिया, तो फिर इसका जो विधायकी था या फिर सांसदी था वो चला जाएगा। तो जीतने का क्या ही फ़ायदा हुआ? फिर आपको किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना। अगर आपने अकेले लड़ा है तो अकेले आप 5 साल गुजारिए।
इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे बताया था ना कि 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, अब तो नहीं होता है, पर राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को, ये 12 लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसे आप देखे होंगे हेमा मालिनी, रेखा, ठीक है, जया भादुड़ी, सचिन तेंदुलकर, तो मतलब अलग अलग फील्ड से, सिनेमा से, स्पोर्ट्स से, संगीत से प्रेसिडेंट 12 ऐसे ऐसे महानुभावों को नियुक्त करती है, ठीक है, तो राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। तो ये लोग नॉमिनेटेड मेंबर हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है, ये जीत के नहीं आते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको 6 महीना तक का समय होता है कि वो किसी पार्टी में को ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें। अगर वो उसके बाद ज्वाइन करते हैं 6 महीना के बाद, तो फिर उनका भी सांसदी जो है वो चला जाता है। समझ गए आप लोग कि किस तरह से लगता है। अगर आपने अपनी पार्टी को छोड़ा, अगर आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट दिया, अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर हैं और कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए, या अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं और 6 महीना बाद कोई पार्टी ज्वाइन किए, तो आप सबका सांसदी जो है वो जाएगा। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये 10th शेड्यूल में आता है। किस में आता है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें से 12 अनुसूची याद कर लेना आप लोग, गूगल पे सर्च करना, सब मिलेगा। तो 12 अनुसूची है, जिसमें से 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात है, दल बदल 10वीं अनुसूची। और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, अगर आप मतलब किसी राज्यसभा में या लोकसभा में कोई आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है, अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है या इस तरह से कुछ कर रहा है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो राज्यसभा में चेयरमैन, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और लोकसभा में स्पीकर, ये डिसाइड करते हैं। ये जो दल बदल करके अगर कोई आदमी किया है, कोई नेता, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन करना है नहीं करना, ये दोनों डिसाइड करते हैं, चेयरमैन और स्पीकर। समझ गए? यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते हैं। बाकी किसी तरह से अगर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, पर उसके अलावा अगर दल बदल की बात है तो केवल चेयरमैन और स्पीकर। इसके अलावा बाकी किसी तरह का अगर डिस्क्वालीफाई करना है लोगों को, सांसदों को, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। समझ गए आप लोग? इसके बाद है ओथ और अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स। एक दो चीज़ और लिख लो, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कितना दिन तक गायब रहता है, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक गायब रहेगा, वो जाता ही नहीं है, स्पीच में भाग ही नहीं लेता है, बैठता ही नहीं है संसद में, तो 60 दिन तक अगर गायब रहेगा तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वहाँ भी प्रेसिडेंट ही डिस्क्वालीफाई ये करते हैं। स्पीकर और चेयरमैन केवल दल बदल के मामलों में एंड डिफेक्शन के मामलों में, और बाकी सभी मामलों में प्रेसिडेंट। 60 दिन तक अगर कोई सांसद गायब रहेगा तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। अब ओथ कौन दिलाता है? तो ईच मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभी मेंबर्स को ओथ जो है वो प्रेसिडेंट के सामने लेना होता है। ओथ माने शपथ, तो शपथ जो है वो लेना होता है राष्ट्रपति के सामने, या फिर राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट करें तो उसके सामने। ये शपथ है, क्या क्या शपथ में होता है ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम एज ए फॉर्म। ठीक है, बिना शपथ लिए हुए कोई भी एमएलए, एमपी, ये लोग जो है ना वोट नहीं दे सकते हैं, लोकसभा इस सब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद जो पहला प्रक्रिया होता है वो होता है शपथ। आप लोग देखे होंगे शपथ ग्रहण समारोह होता है, दूसरे दूसरे देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, इन लोग को बुलाया जाता है जब शपथ ग्रहण समारोह होता है हमारे माननीय मोदी जी का। ठीक है, उसके बाद फिर मंत्री लोग का अलग से होता है बाद में। और कोई व्यक्ति अगर अ पर्सन इज लाइबल टू पेनाल्टी लगाया जाएगा 500, क्यों? हर दिन का। इफ़ ही और शी सिट और वोट एज ए मेंबर इन द हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो हाउस में बैठता है, जैसे आप हैं, आप तो जीते हुए कैंडिडेट नहीं है, कुछ नहीं, अगर आप जा करके बैठ जाएंगे वहाँ पे जब सदन चल रही है तो आपको हर दिन का 500 रुपया पेनाल्टी लगेगा। समझे? अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए बैठ जाता है और वोट वगैरह देता है तो 500 रुपया पेनाल्टी लगता है। अगर वो मेंबर नहीं है जैसे हम और आप, तो हमें 500 रुपया पेनाल्टी लगेगा। When he or she knows that he or she is prohibited from sitting, जब हम जानते हैं कि हमें नहीं बैठना है फिर भी हम बैठ गए तो हमें पेनाल्टी लगेगा। ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि हमारे एमपी एमएलएस को कितना सैलरी, बहुत सैलरी होता है, आपको तो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा सैलरी एंड अलाउंसेस इन लोग को मिलता है। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन का और भी बहुत तरीका है।
मतलब सीट कैसे खाली हो सकता है? या तो कोई व्यक्ति, कोई एमपी है, मान लेते हैं कि रमेश जो है ये यूपी के गोरखपुर से सीट से एमपी है, ठीक है, रमेश सिंह जो है वो यूपी के गोरखपुर से एमपी है। तो रमेश सिंह जो हैं, अब इनका सीट कैसे खाली हो? गोरखपुर का सीट तो ये एमपी वहाँ जीत गए, 5 साल तक एमपी रहेंगे, लेकिन बीच में भी तो सीट खाली हो सकता है। अगर ये मर गए तो सीट खाली हो जाएगा। अगर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो सीट खाली हो जाएगा। अगर ये 60 दिन तक गायब रहे, सीट खाली हो जाएगा। अगर इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने दल बदला था, या तो फिर ये इनको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पागल घोषित कर दिया, या तो इनका दिवालिया निकल गया, तो ये मतलब किसी भी कारण से अगर इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया तो भी इनका सीट खाली हो जाएगा। और या तो ये डबल मेंबरशिप अडॉप्ट कर लिए, माने लोकसभा से तो ये थे ही गोरखपुर से, ये राज्यसभा से भी एंट्री कर लिए, तो लोकसभा वाला सीट इनका खाली हो जाएगा। तो सीट खाली होने का बहुत सारा उपाय है। तो पहला तो उपाय यही है कि डबल मेंबरशिप मतलब एक व्यक्ति दोनों हाउस का मेंबर तो एक साथ नहीं हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी एट द सेम टाइम वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। अगर वो दोनों हाउस में चुना जाता है तो 10 दिन के अंदर उसको ये बताना होगा कि वो दोनों में से किस में रहना चाहता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर वो नहीं बताता है तो उसकी राज्यसभा वाली सीट वैकेंट कर दी जाएगी, खाली कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर उसको बताना होता है कि वो किस में रहना चाहता है, ठीक है। इफ़ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, मतलब अगर वो पहले से एक हाउस में है, मान लेते पहले से वो राज्यसभा में था और फिर उसने लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ा और जीत गया, तो उसका जो राज्यसभा वाला सीट है वो फिर वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इफ़ ए पर्सन इलेक्टेड टू 2 सीट, अगर लोकसभा में ही 2 सीट पे वो जीत गया, जैसे जो राहुल गांधी जी हैं वो 2 सीट से लड़ते हैं जनरली, एक तो अमेठी से लड़ते हैं और दूसरा यूपी में अमेठी से लड़ते हैं पहला, और दूसरा लड़ते हैं केरला के वायनाड से। तो अमेठी में वो हार गए पर वायनाड में जीत गए। कभी कभी होता था कि अमेठियों में जीत जाते थे, वायनाडों में जीत जाते थे, तो रहेंगे तो एक ही जगह ना, तो एक जगह का सीट जो है वो खाली हो जाता था। अगर वो ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ रहेगा, कोई भी व्यक्ति अगर ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ रहेंगे, तो दोनों सीट खाली हो जाएगा। तो उनको जल्दी से ये चूज़ करना होता है कि वो किस सीट पे रहेंगे, अगर दोनों पे जीत गए तब। और एक व्यक्ति एक बार में 2 ही सीट पे खड़ा हो सकता है, उससे ज़्यादा सीट पे वो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का खर्चा होता है ना, वो रहेगा तो बाद में एक ही सीट पे, फिर बाकी सीट पे फिर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेज, अब कोई आदमी जो है वो एमएलए और एमपी एक साथ नहीं रह सकता है, माने राज्य में भी रहे, राज्य विधानसभा में भी, और केंद्र में भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि इलेक्ट हो गया, तो उसकी पार्लियामेंट वाली सीट यानी उसका सांसदी जो है वो चला जाएगा। अगर उसने 14 दिन के अंदर अपना एमएलए वाला सीट नहीं छोड़ा तो उसकी एमपी वाली सीट चली जाएगी। पर हर व्यक्ति तो एमपी रहना पसंद करेगा ना, केंद्र में रहना पसंद करेगा, राज्य में क्यों। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन का और भी तरीका है जो आप लोग को बता चुके हैं। एक तो दल बदल ही हो गया, अगर दल बदल किया तो फिर डिस्क्वालीफाई होएगा। रिज़ाइन किया, रिज़ाइन किसको देते हैं? जो एमपी एमएलए होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो एमपी होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, फिर सीट खाली हो जाती है उसकी। अगर वो एब्सेंट रहते हैं 60 दिनों तक तो सीट खाली हो जाती है, बिना बताए, बता के एब्सेंट होंगे तो नहीं खाली होगा, बिना बताए रहेंगे तो खाली हो जाएगा। दूसरा केस, अगर उसका इलेक्शने जो है वो डिक्लेयर कर दिए कि इलेक्शन ही मतलब वो था, फर्जी था, दोबारा से इलेक्शन होगा, सीट खाली हो जाएगा। अगर उसको हाउस से निकाल दिया जाए, एक्सपेल्ड, ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो उनका एमपी वाला सीट जो है वो खाली हो जाएगा। या अगर वो राज्य में गवर्नर बन गए, किसी राज्य के राज्यपाल बन गए, तब भी उनका सीट खाली हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और इस तरह का कोई भी जो मैटर होता है, दिस मैटर इज डील्ड विद बाय द आरपी एक्ट विच इनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड, किसी इलेक्शन को वॉइड करने का, कि इलेक्शन फर्जी था, ये करने का जो वो पावर मिला हुआ है वो हाई कोर्ट के पास है। फिर लोग अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे हाई कोर्ट का पावर है। समझ गए आप लोग? चलिए, पूरा का पूरा हम लोग लोकसभा डिस्कस कर लिए। इस क्वेश्चन में आपका मतलब देखिए, आज काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है, आप लोग रुक रुक के भी देख सकते हैं, पर मैं तो रुक रुक के वीडियो बना नहीं सकती हूँ,
आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, पर काफ़ी आपका पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, लोकसभा कंप्लीट हो गया। अब पीवीटीजी डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? ट्राइब क्या होता है? जनजाति। बहुत सारी जनजातियाँ हैं ना, जैसे झारखंड में बहुत सारा है। ठीक है, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, फिर राजस्थान में कितना है, कालबेलिया। ठीक है, बहुत सारी जनजातियाँ हैं इंडिया में। तो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो, जैसे संथाल और मुंडा की स्थिति तो फिर भी बहुत अच्छी है। मतलब अब संथाली लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, स्कूल्स में मतलब पढ़ते हैं, एजुकेशन मिल रहा है उनको, और वो अच्छे सरकारी नौकरी में हैं। मगर कुछ ऐसी जनजातियां जो एकदम मतलब अभी भी आदि मानव जिंदगी जी रही हैं। अगर आप अंडमान निकोबार या कहीं का आप देखें तो आप देखिएगा कि अभी भी वो लोग मतलब कि पत्ता पहने हुए हैं सिर्फ, और वही हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, और जंगल में आग जला कर याहू याहू डांस कर रहे हैं। मीन्स कि अभी भी उनकी ज़िंदगी वही है। ठीक है, जो 50,000 साल पहले थी। तो ऐसी जो जनजातियां हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, उनको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि बहुत ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है ना कि बहुत एक तरह से संकटग्रस्त टाइप का है, इसको बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पीवीटीजी पे क्वेश्चन बनता है कि कितने पीवीटीजी हैं हमारे देश में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे सोमपेन एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप था अंडमान निकोबार का, उसी तरह और भी होता है। तो आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी। मिनिस्ट्री, ये सब किसके अंदर में आता है? कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजी है, 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जिनको पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो ट्राइबल लोग हैं वो इंडिया के पॉपुलेशन में कितना है? 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में ट्राइबल पॉपुलेशन आता है, 8.6%। ठीक है, 1973 में कमिटी आया था, ढेबर कमीशन, 1973 में। उसी ने ये कहा था कि कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जिनको एकदम प्रिमिटिव, माने कि वो अभी, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो एकदम आदि मानव टाइप का है, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। तो एकदम जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है अभी भी वो उसी तरीके से रह रहे हैं। तो ढेबर कमीशन ने कहा था कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, बाद में ये पीटीजी का नाम बदल के पीवीटीजी कर दिया गया। इन दिस कंटेक्स्ट 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कितने पीवीटीजी हैं हमारे यहाँ। तो टोटल एंड डिक्लेयर्ड 52 सच ग्रुप, बाद में 23 और जोड़ा, अभी टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है इन आदि मतलब जनजातियों का कि इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। जैसे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसा भी जनजाति ग्रुप है मात्र 50-55 उसका जनसंख्या। सेंटिनलीज का आप लोग नाम सुने होंगे, सेंटिनलीज। एक अमेरिकन चला गया था अंडमान निकोबार में, मतलब वो घूमने, मतलब वो दूसरे आइलैंड पे चला गया। वहाँ बहुत सारा ऐसा टापू है जहाँ जाना एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ नहीं जाना है लोगों को, पर वो चला गया और उन लोगों ने उसको मार दिया। ठीक है, पता नहीं वो क्यों गया था वहाँ पे। मात्र 50-55 उनकी जनसंख्या होती है। वो फिजिकली एकदम आइसोलेटेड है, वो शहर वहर को नहीं जानते, वो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं। उनका कोई लिखा हुआ लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी मतलब बोल रहे हैं भाषा आपस में। ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ उनको पता नहीं है, सिर्फ आग जला लेते हैं, वो भी बहुत है, वो भी नहीं जला सकते होंगे। ठीक है, और उन्होंने अभी तक एडॉप्ट नहीं किया है इस संसार को, इस समाज में जो चल रहा है टेक्नोलॉजी वगैरह, उसको एडॉप्ट अभी तक नहीं किया है। टोटल 75 है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पीवीटीजीज हैं। समझ गए आप लोग? अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी लंबा हमारा डिस्कशन था इस क्वेश्चन का। 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस फॉर बिहार फॉर द फिजिकल ईयर 22-23। देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ये था 54,111। कुछ भी आप मार सकते थे, मतलब जब आपको पता नहीं रहेगा तो कुछ मारिए। और ये करंट का क्वेश्चन था, तो अगर करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसा डेटा वेटा का रहता है। और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवाल पढ़ के नहीं जाते हैं कि करंट अफेयर्स में भी, मतलब जनरली करंट अफेयर्स में भी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना होता है इसके लिए? हमें पढ़ना होता है, बजट से पहले आता है एस्टीमेट। एस्टीमेट अगर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा इस तरह के सवाल पर। इस तरह के सवाल एक दो ही होते हैं तो उतना नहीं सोचना है।
ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इन बिहार इज़ प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना के अंडर किसको डेवलप किया जाएगा? नालंदा, राजगीर, वैशाली, गया। तो विष्णुपद मंदिर कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, विष्णुपद मंदिर गया में है, ठीक है, तो इसका आंसर है गया। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। जैसे खाकसर ऑर्गेनाइजेशन किसका था? सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पता तो लोगों को फॉरवर्ड ब्लॉक है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है, मगर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के और कौन कौन से हैं। सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवनी, जेपी का के बारे में, इनायतुल्लाह मशरिकी, बी.आर. अम्बेडकर, थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो आपके सर से ऊपर से चला जाएगा। आप लोग अब क्या कीजिए, ये क्वेश्चन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक बाकी क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट बना लीजिए, रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट, क्योंकि अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।